Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover very important topic of strategic cost management and decision making. It means SCM of semi-final. Okay, so this topic is very important from the point of view exam because हर साल every attempt में इसमें से एक क्वेश्चन आता है 8 to 10 marks का. Okay, so let's start. So first I am going to share a story. Let's understand with the help of moral story. Okay, which is made by me. So अच्छे से सुनना है और इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है. Okay, सिर्फ just it is a story to make you understand the topic of transfer pricing. Okay, so देखो क्या लिखा यहाँ देखो ट्रांसफर प्राइसिंग. ओके, अब देखो क्या है इसमें. कंपनी लेते हैं रिलायंस कंपनी है. ओके, अब इसमें कितने दो डिपार्टमेंट हैं. डिपार्टमेंट इसमें क्या होता है, इसमें फैब्रिक का काम होता है. फैब्रिक, ओके, फैब्रिक का काम होता है. डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में क्या होता है, इसमें होता है स्टिचिंग का काम. स्टिचिंग का काम. ओके, अब देखो, अब ये कंपनी किसकी है, सबको पता है. ये कंपनी किसने स्टार्ट की थी, धीरूभाई अंबानी ने. ओके, अब क्या होता है, अब इनके कितने दो बेटे भी हैं. क्या नाम है उनका, नाम क्या है दोनों का. एक का नाम है अनिल अंबानी, दूसरे का नाम क्या है, मुकेश अंबानी. ओके, अब देखो क्या होता है. अब ये तो हर घर की कहानी है. क्या है कि दोनों भाइयों के बीच में क्या कंफ्लिक्ट होता ही होता है. अब किसी भी घर में देख लो, है ना. अब क्या होता है, अब रिलायंस कंपनी में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई. ओके, सो अब लड़ाई होगी तब क्या धीरूभाई अंबानी क्या करेंगे, बिजनेस को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना. दोनों को उसका हिस्सा देंगे, बांटेंगे, बंटवारा होगा कि नहीं होगा. तो अब क्या करेंगे, देखो, तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, जो डिपार्टमेंट फैब्रिक डिपार्टमेंट था, ओके, तो फैब्रिक डिपार्टमेंट को किसे दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया. ओके, और दूसरा डिपार्टमेंट था स्टिचिंग का, सिलाई का काम. स्टिचिंग का काम था, जहां पर सिलाई होता था, उसे दे दिया मुकेश अंबानी. ओके, अब फैब्रिक डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें क्लोथ आता है ना. अब क्या स्टिचिंग में क्या है, शर्ट्स भी बनती हैं, टी शर्ट भी बनती हैं, कोट पैंट भी बनते हैं. ओके, अब देखो, अब ये क्या, अब यहाँ पर क्या है, अनिल अंबानी के पास कितने दो ऑप्शन हैं. क्या है, एक तो आउटसाइड मार्केट में सेल कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, एक ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर ट्रांसफर. ओके, अब देखो, अब मैंने जब बोला था आउटसाइड मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और एक होता है क्या, अपने डिपार्टमेंट को क्या करना है, ट्रांसफर करना. अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर वर्ड यहाँ पर सेल क्यों नहीं आया. जब देखो, ध्यान सुनना है, जब हम क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे ट्रांसफर कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांसफर. ओके, और वही जब आउटसाइड मार्केट में क्या करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे ट्रांसफर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं सेल कहते हैं. क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. जब इंटर डिपार्टमेंट के खुद आपस में लेन देन होता हो तो उसे ट्रांसफर बोलना है, और जब उसी को आउटसाइड मार्केट में सेल करते हैं तो उसे सेल कहते हैं. ओके, अब तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सप्लाई डिपार्टमेंट, सप्लायर.
ओके, और ये क्या है, रिसिपिएंट हो गया ना, रिसिपिएंट डिपार्टमेंट। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या है देखो, अब जो भी इनके बीच में क्या होता है, जब एक ही कंपनी के अंदर जब दो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपने बेसिस पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अभी क्या है इसका क्या है, इसका भी जब ये डिपार्टमेंट अनिल अंबानी को दे दिया गया है, तो इसमें वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या करेंगे, इनका भी मोटिव क्या होगा, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है ना। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो किसका, मुकेश अंबानी का है, वो भी क्या करेंगे, उनका भी मोटिव क्या होगा कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, है ना। दोनों का मोटिव क्या है, प्रॉफिट क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ओके, तो अब क्या है देखो, अब जब दोनों डिपार्टमेंट अपने बेस पे क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर अनिल अंबानी क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, और यहाँ पर कौन लेगा, मुकेश अंबानी लेंगे डिसीजन। तो इसे क्या बोलते हैं, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दो अलग अलग डिसीजन लेते हैं, दो डिसीजन मेकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, जब एक ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट अलग अलग डिसीजन लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इसका देखो, इसका ऑब्जेक्टिव, अब देखो, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखो, जब ये इसे क्या करेगा, जब कोई कंसिडरेशन होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं उसे। जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई कंसिडरेशन होगा, और कोई कंसिडरेशन दोनों के बीच में होता है, डिपार्टमेंट, फैब्रिक डिपार्टमेंट और स्टिचिंग डिपार्टमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफर प्राइसिंग, अब देखो, एक जब ये सप्लाई करेंगे तो इसे क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस रिसीव होगा, इसे क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस क्या रिसीव होगा, और इन्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस पे करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को ट्रांसफर प्राइस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो अब देखो, जब इनका क्या होगा, रिसीव होगा, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, है ना, मैक्सिमम से ज्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब ये तो पे करेगा, ट्रांसफर प्राइस को क्या करेगा, पे करेगा, जब पे करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कम से कम पे करे ट्रांसफर प्राइस, तो इसका क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, इसमें क्या ट्रांसफर प्राइस में क्या रिवेन्यू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रिवेन्यू, क्योंकि इसमें क्या रिवेन्यू मिलेगी ना उसे, रिवेन्यू जो प्राइस मिलेगा, रिवेन्यू होगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पर तो रिवेन्यू, इनकी क्या है, मैक्सिमाइजेशन का क्या, रिवेन्यू मैक्सिमाइज हो, और इसमें क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, क्या कि ट्रांसफर प्राइस जितना कम से कम हो सके, जितना कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, कॉस्ट को मिनिमम, जितना कम कॉस्ट को ट्रांसफर कर सके उतने बेटर है इसके लिए, ठीक है। अब ओवरऑल कंपनी का क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो अब तो ये तो डिपार्टमेंट का हो गया, अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मेन कंपनी, तो ये कंपनी के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो अब इसका कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो इसमें देखो क्या है, पहला तो इसका भी वही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है, प्रॉफिट कंपनी का मैक्सिमाइज हो सके। इनमें कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो, कहीं से भी बेचो, कुछ भी करो, लेकिन क्या होता है, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस कंफ्लिक्ट का, है ना। अगर कंफ्लिक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, अब मार्केट उसकी डाउन होगी कंपनी की, यानी। तो अब दूसरा क्या है, यूटिलाइजेशन
ऑफ स्पेयर प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस जो भी है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या आ गया देखो, या स्टॉक, इसे स्टॉक भी बोल दो, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक। अब देखो जैसे अब ये कितना इसका ये सप्लाई करता है, इसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितनी 1 लाख केजी फैब्रिक की, 1 लाख केजी फैब्रिक की क्या कैपेसिटी है कि इतने एक बना सकती है, इतना ट्रांसफर कर सकती है। ओके, और बट इसकी डिमांड कितनी है डिपार्टमेंट की 90,000 केजी की। ओके, इसकी 90,000 केजी की। अब दोनों के बीच में कितना बच गया 10,000, तो उसका जो 10,000 है उसका भी अच्छे से यूटिलाइज हो, वो भी यूटिलाइज होना चाहिए। तो क्या है, जो स्पेयर बचा है, स्पेयर प्रोडक्ट या स्टॉक जो भी है, उसका भी क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर स्टॉक का। ओके, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कंपनी का, जो उसमें स्पेयर बच गया उसका भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, अब जो भी कंपनी, जो डिपार्टमेंट इसमें रिसोर्सेस है यूटिलाइज करने के लिए, जो इसमें यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेस है, उनका क्या है अच्छे से यूज होना चाहिए। ओके, तो क्या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी उनपे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइज होना चाहिए प्रॉपर वे में। ओके, तो ये तो क्या था, तो अब ये क्या, ये ट्रांसफर प्राइसिंग इसी को कहते हैं, जब एक डिपार्टमेंट अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो क्या वो ट्रांसफर प्राइसिंग है। ठीक है, और जो अब इसमें क्या, और दूसरा क्या बताया था, जब दोनों डिपार्टमेंट अपने बेस पे डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो क्या उसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, और क्या था इसमें, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जितने ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जिससे क्या हो, इसका रिवेन्यू क्या हो, मैक्सिमाइज हो, है ना। और इसका क्या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, इसे पे करना पड़ेगा, तो ये पे करेगा तो ये क्या सोचेगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या सोचेगा कि जितना कम से कम कॉस्ट लगे, तो उतने उसमें क्या होगा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, जितने से कम कॉस्ट लगे। और ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और क्या दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर स्टॉक। ओके, स्पेयर स्टॉक एंड प्रोडक्ट, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन का प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके, वीडियो पॉज करो और उसके बाद लिख लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ, लिखो जल्दी। नाउ अब डिफरेंस बिटवीन देखते हैं सेल एंड ट्रांसफर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर। ओके, देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर। देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अगर ट्रांसफर करते हैं गुड्स तो उसमें क्या है, उस केस में इन केस ऑफ सेल गुड्स रीच टू इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। अब क्या है, सेल्स में क्या होता है, जब गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें क्या है, तो गुड्स किसके पास पहुंचते हैं, इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर के पास। ओके, और इसमें क्या है, ट्रांसफर में क्या होता है, गुड्स रिमेन विद इन द कंपनी। अब इसमें गुड्स कहां पे रहते हैं, विद इन कंपनी में रहते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया तो कंपनी के अंदर ही तो हो रहा है, विद इन द कंपनी है ना गुड्स। ओके, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट रियलाइजेशन। प्रॉफिट रियलाइजेशन में देखो क्या, प्रॉफिट वुड बी रिलाइज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज वेल एज डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है, अब जैसे इसमें कौन सा था, सप्लाई डिपार्टमेंट, फैब्रिक डिपार्टमेंट था ना, और फैब्रिक डिपार्टमेंट अगर क्या करेगा, अब वो आउटसाइड सेल करेगा तो वहां पर प्रॉफिट भी इनकर होगा, और किसके, उसके डिपार्टमेंट के हैंड्स में भी जाएगा और कंपनी के भी हैंड्स में होगा वो। ओके, तो वही लिखा क्या है, प्रॉफिट वुड बी रिलाइज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज वेल एज डिपार्टमेंट। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर के केस में क्या है, प्रॉफिट वुड नॉट रिलाइज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, और एक कंपनी के हैंड में प्रॉफिट रिलाइज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, और इसमें क्या है, टाइटल ऑफ गुड्स, इट मीन ओनरशिप। अब इसमें सेल्स में क्या है, ट्रांसफर टू द कस्टमर, ओनरशिप किसके पास चली जाती है, उसकी कस्टमर के पास। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर के केस में क्या है, टाइटल रिमेन विद इन द कंपनी, और क्या इसमें
ट्रांसफर के केस में टाइटल क्या विद इन द कंपनी में रहता है। अब इसमें क्यों नहीं रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ तो कंपनी के अंदर ही है ना उसका टाइटल। अभी कोई तीसरे थर्ड पार्टी के पास तो गया नहीं, कोई कस्टमर जो आउटसाइड गया हो, है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो टाइटल है, ओनरशिप है, वो कंपनी में ही रहता है। ओके, विद इन द कंपनी है। और सेल्स के केस में कहां पे है, ट्रांसफर किसके पास चला जाता है, टाइटल ओनरशिप कस्टमर के पास। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैंने इसे देखो अलग पे उसमें भी लिख दिया कलर में दूसरे। ओके, अब इसमें क्या लिखा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो क्या लिखा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कब इनकर्ड होगी। अब देखो, जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू इनकर, किसमें, इन केस ऑफ सेल्स में क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी, इनकर होगी। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी, देखो लाइक एडवर्टीजमेंट, कमीशन, एक्सेट्रा। ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर के केस में नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लाई डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, ट्रांसफर के केस में कोई भी क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगी। किस केस में, इन केस ऑफ ट्रांसफर। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। और ये पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग का मेन मोटो क्या है, इसी की वजह से ये भी है कि ट्रांसफर प्राइसिंग शायद बना है। ओके, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर करेंगे उसमें क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। और जब हम सेल करते हैं तो उसमें क्या है, जब सेल करोगे तो उसमें क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। सो अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर आगे प्रोसीड करता हूं। लिखो जल्दी। अब देखो क्या लिखा है, देखो मीनिंग एंड पर्पज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मीनिंग क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या लिखा, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इसका मीनिंग क्या है और पर्पस क्या है, देखो ट्रांसफर प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है, वो प्राइस जिस प्राइस पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, और क्या है, सपोज क्या डिपार्टमेंट ए है और यह डिपार्टमेंट बी। ओके, अब ये गुड्स इसे ट्रांसफर करता है कितने का, ₹100 पर यूनिट। तो ये क्या है इसके लिए, तो यही क्या है 100 पर यूनिट का ये ट्रांसफर प्राइस है। जो प्राइस पर ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा अपने दूसरे डिपार्टमेंट को, वही क्या माना जाएगा, उसी को बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। ओके, अब क्या इसका पर्पस क्या है, देखो मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या लिखा, टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंडिविजुअली। क्या लिखा, इवेल्युएट करना क्या करना, इवेल्युएट करना है दोनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली, अलग अलग। ओके, और दूसरा क्या है इसमें, अब देखो नोट्स में क्या लिखा है, नोट में लिखा है ट्रांसफर प्राइस विल बिकम रिवेन्यू फ्रॉम क्या फॉर ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद क्या कॉस्ट फॉर ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। अब ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जो सप्लायर है, और ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफरिंग होता है जो रिसिपिएंट होता है, जिससे रिसीव होता है। तो इसके लिए क्या बनेगा, जब ये इसे क्या करे, ट्रांसफर करेगा डिपार्टमेंट ए, ठीक है, जब डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर करेगा तो इसके लिए क्या ये रिवेन्यू है, ठीक है। जब इसके लिए रिवेन्यू है तो इसके लिए क्या ये कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट है इसके लिए। डिपार्टमेंट बी के लिए क्या है, कॉस्ट होगी, और क्या है डिपार्टमेंट ए के लिए वो रिवेन्यू होगी। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, अब पॉइंट 2 में देखो क्या लिखा, अ ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिपार्टमेंट इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखो क्या है, ट्रांसफर प्राइस क्या है,
नोशनल प्राइस कहते हैं इसे, ठीक है, नोशनल प्राइस के नाम से भी जानते हैं। और नोशनल प्राइस क्या होता है? नोशनल प्राइस क्या होता है? देखो, ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज नोशनल प्राइस बिकॉज हाई ट्रांसफर प्राइस वुड बी इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरी डिवीजन का। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर प्राइस को क्या किस नाम से भी जानते हैं? एज ए नोशनल प्राइस। और इसमें क्या होता है, हाई प्राइस, हाई ट्रांसफर प्राइस क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ट्रांसफर डिपार्टमेंट का या ट्रांसफर डिवीजन का, क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। ओके, और इट इज वाइस वर्सा, इट मीन्स अब इसमें क्या है, जो रिसिपिएंट डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसका अब नोशनल प्राइस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है? ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसमें किसका इंपैक्ट पड़ेगा? सिर्फ डिपार्टमेंट पर। जो सप्लाई डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और दूसरे का क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओके, अब देखो, पहले से वीडियो को पॉइंट कर लो, जल्दी से लिखो, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब नोशनल प्राइस का। देखो जल्दी, एक बार वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे, ठीक है? जल्दी से लिख लो एक बार, या तो स्क्रीन ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो, नोशनल प्राइस, नोशनल प्राइस देखो क्या था? कौन सी कंपनी लिखी हमने? रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी। ओके, इसके कितने? 2 डिवीजन थे, डिवीजन में डिपार्टमेंट। ओके, डिवीजन, ये कौन सा था? ये था फैब्रिक का, फैब्रिक। और इसमें डिवीजन कौन सा है? डिवीजन स्टिच का, स्टिचिंग का। ओके, ओके, ये है डिवीजन कौन सा? डिवीजन है ये फैब्रिक का। ये कौन सा डिवीजन था? स्टिच का। अब देखो, इसका कौन था यहाँ पर कंट्रोल? किसके हाथ में था इसका? अनिल अंबानी। और इसमें किसके हाथ में था कंट्रोल? इसमें था मुकेश अंबानी। ओके, अब धीरू भाई अंबानी, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ओके, अब देखो, अब जैसे इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट इसने, इसकी देखो कॉस्ट थी कितनी? 100। ओके, और इसमें क्या कर दिया इन्होंने? अपना प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है। ओके, लेट्स अज्यूम 50, तो कितना आ गया? 150। ओके, अब इसे यहाँ क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया कितने पे? 150 पर। तो 150 पर यहाँ पर क्या रिसीव होगा? गुड, कितने में? 150। अब देखो, इस पर जो ये सेल किया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या? इसके लिए तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 50 का। ये डिपार्ट किसका? डिवीजन फैब्रिक का। और इसके लिए क्या? ये 150 का टोटल कॉस्ट है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें ओवरऑल कहीं कॉस्ट देखो, ओवरऑल में कहीं पर क्या हो रहा है? ओवरऑल में कहीं पर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। देखो ओवरऑल में क्या है? देखो यहां से क्या कर दिया? यहां से ट्रांसफर किया कितने में? ट्रांसफर 150, ठीक है। टोटल रिवेन्यू कितनी होगी? 150 रिवेन्यू। ओके, अब दूसरे डिपार्टमेंट के क्या कर लिया उसने? परचेज, वहां पे क्या हुआ? उसके लिए रिसीव्ड हो गया, तो उसमें कितनी कॉस्ट कितनी आ गई? रिवेन्यू और कॉस्ट कितनी है? 50। अब ये टोटल कर लो, देखो रिवेन्यू है और कॉस्ट है,
रिवेन्यू 150 और माइनस करो कॉस्ट। कॉस्ट कितने की पड़ी? 150 की। तो देखो प्रॉफिट क्या हुआ, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट देखो नील है ना, कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो गया? नील हो गया। कोई इम्पैक्ट पड़ा प्रॉफिट पर? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? नोशनल प्राइस। ओके, अब क्या करना, वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। नाउ अब क्या करना है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग देखते हैं। कौन कौन कितने मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के? देखो क्या मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या लिखा? प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट। प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, ये भी कितने हैं? 4 टाइप के हैं इसमें। देखो क्या लिखा है, पहले एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की इनकर्ड हुई है उसी पे ट्रांसफर कर दो डिवीजन बी को, तो क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट पर, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट है, क्या? फैब्रिक है, फैब्रिक, इस पर कॉस्ट कितनी लगी? 100। तो इसी कॉस्ट 100 पर ही क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, इसे ट्रांसफर कर दो 100 पर ही। तो ये क्या है? ये कॉस्ट पर क्या ये दिखा? एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है उसी कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर दो, तो क्या वो एक्चुअल कॉस्ट बेस पे हो गया, ठीक है। और उसका क्या लिखा? कॉस्ट प्लस। अब कॉस्ट प्लस का मतलब, अब जैसे कॉस्ट कितनी निकली है? इनकर्ड हुई है 100 रुपीज, अब इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर दो, तो क्या हो गई? कॉस्ट प्लस। फिर कितना हो गया? 120। ये हो गया कॉस्ट प्लस, मतलब उसमें अपनी तरफ से अपना कुछ प्रॉफिट भी एड ऑन कर लो, तो वो क्या हो गया? कॉस्ट प्लस मेथड हो गया। ओके, अब दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पढ़ा ही होगा आपने, सेवन इंटर में भी पढ़ा होगा। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? जो पास्ट ईयर के जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे क्या है? कॉस्ट को क्या करना? स्टैंडर्ड करना। स्टैंडर्ड का मतलब इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, सपोज कितना इनकर्ड हुआ है? 100, ठीक है। ये क्या? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल में कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है? 120। ये है नहीं कि जो हमने स्टैंडर्ड माना है कि वही एक्चुअल में होगा, नहीं। तो जो इन दोनों के बीच का कॉस्ट है, तो उसे कैसे हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ओके, और उसका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है जो हमने कितनी यूनिट्स फिक्स की है, यूनिट्स हमने किए 1000। अब 1000 की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है? जैसे 1000 यूनिट बनाने का हमने क्या किया? 1000 यूनिट बनानी है और उसकी कॉस्ट निकल के आई है 10,000। ओके, अब 1000 से 1001 अगर यूनिट बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है? इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है उसे क्या मानते हैं? अनअवॉइडेबल मानते हैं। अनअवॉइडेबल होती है क्योंकि उसे हम अनअवॉइडेबल है क्योंकि उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इनकर्ड होनी ही होनी है। अब जैसे रेंट हो गया तो रेंट तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है। तो उसमें क्या है मार्जिनल कॉस्ट में कि जो प्रोडक्ट है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो भी उसकी है, ठीक है, उस पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है? मार्केट प्राइस, एक ट्रांसफर प्राइस। अब मार्केट प्राइस को क्या ऑन द बेस, तो मार्केट प्राइस पर भी हम क्या निकालते हैं? ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? मार्केट प्राइस में क्या ऐड होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड होती है, ठीक है। मार्केट प्राइस में क्या होता है? देखो मार्केट प्राइस में क्या है? इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होती है और कुछ नहीं है। मार्केट प्राइस, और इसमें से लेस कर देते हैं कौन सी कॉस्ट? लेस कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और जो भी कॉस्ट आएगी वो कौन सी कॉस्ट हो गई? कॉस्ट होगी ट्रांसफर प्राइसिंग कॉस्ट या प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइस। क्या ये ट्रांसफर प्राइस आएगा? इसमें क्या ये बताया था डिफरेंस जब पढ़ रहे थे उसमें क्या था? जब सेलिंग करते हैं उसमें
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड होती है, और जब ट्रांसफर करते हैं उसमें कौन सी कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती है। तो उसमें क्या है, जो मार्केट प्राइस है उसमें से जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो। सपोज मार्केट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज, और उसमें पर यूनिट है ये, ठीक है, पर यूनिट, और उसमें क्या 3 रुपए क्या लग रही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस कर दो, अब क्या निकल के आ जाएगा? ये ट्रांसफर प्राइस। तो ये क्या है, इस पे हम क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करेगा 47 रुपीज पर। ओके, तो क्या ये, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग किसमें है? मार्केट प्राइस एक ट्रांसफर प्राइस। ओके, अब देखो प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, और इसी में से आते हैं मोस्टली, और मार्जिनल क्वेश्चन में से आते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखो ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है। ओके, ये रिलायंस कंपनी है, RIL। ओके, अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 100 kg। प्रोडक्ट को क्या है, फैब्रिक को बनाने की कैपेसिटी है 100 kg। ओके, 100 नहीं 1 लाख kg। देखो कितनी डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट ए की कितनी 1 लाख kg क्या कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। ओके, अब इसमें देखो मार्केट, अब क्या देखो इसकी मार्केट में इन्होंने मार्केट भी कैप्चर कर रखी है। मार्केट कैप्चर कर रखी है कितनी? ये 80,000 कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफर 80,000 kg कहाँ पर? मार्केट में, आउटसाइड में। ओके, और इनकी डिमांड कितनी है? इनकी डिमांड है कितनी? 30,000 kg की। डिपार्टमेंट बी की कितनी है? अब इनकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी डिपार्टमेंट ए की 1 लाख kg है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और इसमें से देखो, और इन्हें मार्केट में कितने kg इनकी डिमांड कैप्चर मार्केट कर रखा है, उसमें 80,000 kg वहां पर किसमें सेल करें? मार्केट में, ठीक है। वहां पर प्रॉफिट इनका इनकम होता होगा, ठीक। अब देखो, और अब इसमें देखो, और यहाँ पर डिपार्टमेंट बी में क्या है, डिमांड कितनी कर रहा है डिपार्टमेंट बी? कितनी? 30 kg। अब यहाँ से देखो, जब ये इसमें से 80,000 यहाँ बचा के क्या कर देगा, इसमें से ट्रांसफर कर देगा, तो रिमेनिंग कितना बचा है? 20,000 बचा कि नहीं? 20,000 kg। ओके, 20,000, बट इसकी डिमांड कितनी है? डिमांड है 30,000। अब देखो बैलेंस कितना बचा? 20,000 तो इजिली क्या कर देगा, इसकी फुलफिल कर देगा डिमांड को। अब रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग बचा है 10,000 kg। ओके, अब ये 10,000 kg इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसमें से डिडक्ट करेगा, इसमें कम सेल करेगा। आउटसाइड मार्केट में क्या करेगा, कितने? 10,000 से कम सेल करेगा। ओके, 10,000 से कम सेल करेगा, तो कितना आ गया? 70,000 kg यहाँ पर सेल होगा मार्केट में। अब जो ये है ना, इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अब जो यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ से जो प्रॉफिट इनकर्ड हो रहा होगा, है ना, यहाँ से प्रॉफिट इनकर्ड हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रॉफिट इनकर्ड हुआ होगा तो उसी का करेगा, इसी में से चार्ज करेगा, इसी में करेगा चार्ज। ओके, जैसे जो 10,000 kg में प्रॉफिट यहाँ पर इनकर्ड हुआ होगा, है ना, तो क्या करेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी ना अपना डिपार्टमेंट भी उस प्रॉफिट को जो उसमें इनकर्ड हो रहा, क्या करेगा, वही डिपार्टमेंट इसमें से क्या करेगा, ऐड कर देगा, उसी पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो यहाँ पर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ मिल रही थी, उसे छोड़ के अब किसे दे रहा है, ट्रांसफर, डिपार्टमेंट कौन सा, बी को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, जो हमें अपॉर्चुनिटी क्या थी, यहाँ पर हमें मिल सकती थी, यहाँ पे हम यहाँ पर सेल करके हमें जो प्रॉफिट अर्न हो सकता था, उसी प्रॉफिट को क्या करेगा, इसमें क्या कर देगा, यहाँ से अब इनकट करेगा वो। सपोज क्या है, इसमें कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट लेते हैं, सिर्फ कॉस्ट लेते हैं प्रोडक्ट की
50 रुपीज। ओके, और ये क्या 50 रुपीज पे मार्केट में जब सेल करा उसमें ये तो कॉस्ट आ गई है। ओके, कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉस्ट है प्रोडक्ट की। ठीक है, और इसमें से प्रोडक्ट में कितने पर यूनिट ये अर्न कर रहा है, यहाँ पे जब ये पर केजी में कितने पर केजी पर क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है कितने 15 रुपए पर यूनिट पर केजी, 15 रुपए पर केजी। ये जब यहाँ पर सेल कर रहा है कहाँ, आउटसाइड मार्केट में, जब आउटसाइड मार्केट में सेल कर रहा है वहां पर ये 1 केजी फैब्रिक में कितने रुपीस अर्न कर रहा है, 15 रुपए। ठीक है, जो वो 15 रुपए है अब उसे कहां से रिकवर करेगा, डिपार्टमेंट बी से करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं जो यहाँ से छोड़ी गई कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसे कहां से करेगा, यहाँ पर रिकवर करेगा। तो इसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, 65 रुपीज। अब क्या हो गया, ये ट्रांसफर प्राइस आ गया। ओके, तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्या समझ में आया, जब डिपार्टमेंट ए आउटसाइड मार्केट में सेल करके अपने डिपार्टमेंट बी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। और जो यहाँ पर प्रॉफिट इनकर्ड होना था, है ना, यहाँ तो प्रॉफिट इनकर्ड होता ही होता है। जो अगर आउटसाइड मार्केट में क्या करता है, सेल करता, तो उसी प्रॉफिट को अब क्या करेगा, इसमें चार्ज करेगा, उसी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग में। ठीक है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग में चार्ज करेगा तो उसी को जितना भी प्रॉफिट यहाँ पर क्या कर रहा था, ऐड किया था पर केजी में, तो उसी को क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉस्ट थी, कॉस्ट में प्लस कितना कर देगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रॉफिट था उसी को ऐड कर देगा वहां पर। अब यहाँ से रिकवर करेगा डिपार्टमेंट ए। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ये था इसमें। अब नेगोशिएटेड प्राइसिंग में क्या है, नेगोशिएटेड प्राइसिंग का मतलब क्या है, ये अब बनिया देखो, है ना, अब गर्ल्स देखो, जब गर्ल्स जाते मार्केट में तो नेगोशिएट करते कि नहीं करते हैं, है ना, गर्ल्स और क्या बनिया ज्यादा करते हैं। ठीक, सो देखो इसमें क्या है, नेगोशिएट करते हैं। जब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी क्या करते हैं, दोनों नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, क्या कि ये जो मार्केट प्राइस है उससे कम में का डिपार्टमेंट बी क्या करेगा, उससे कम में परचेज करना चाहेगा डिपार्टमेंट ए से, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएटेड प्राइस। अब गर्ल्स नहीं बोलते भैया इतने में दे दो, ठीक। सो तो ये क्या है, नेगोशिएटेड प्राइस मतलब जो मार्केट का प्राइस है, मार्केट का प्राइस क्या, नेगोशिएटेड प्राइस में, इसमें देखो नेगोशिएटेड प्राइस में सपोज 100 रुपए मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपीज। ओके, अब डिपार्टमेंट बी क्या बोलेगा, ये निगोशिएट करेगा कम से कम इससे कम प्राइस में आए, तो मार्केट प्राइस से कम में पर मिले, कहां से, डिपार्टमेंट ए से। डिपार्टमेंट ए से कितने मिले, 100 से कम में मिले, तो क्या करेगा, इससे नेगोशिएट करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, नेगोशिएटेड प्राइस। ओके, नेगोशिएटेड प्राइसिंग मेथड। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। ना अब एक बार स्टडी मैथ से भी देख लेते हैं, मैथड्स को देख लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं, मैथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, रीड आउट करते हैं, देखो क्या लिखा, प्राइसिंग बेस्ड कॉस्ट, क्या लिखा पहले देखो, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मेथड्स क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के, देखो पहला क्या था, प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब क्या लिखा, इन दिस मेथड कॉस्ट इज द बेस एंड द फॉलोइंग मेथड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसमें कितने में क्या फॉलोइंग मेथड्स हैं इस प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट में। देखो क्या लिखा, पहला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में क्या है, इसमें अंडर दिस मेथड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन एज अ ट्रांसफर प्राइस फॉर क्या, इंटर डिवीजन ट्रांसफर। इंटर डिवीजन ट्रांसफर में क्या करते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट मैंने अभी समझाया था इनकर्ड हुई है उसी पर ट्रांसफर कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं उसी को। और क्या लिखा, सच एक्चुअल कॉस्ट में कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्या उसमें कभी कभी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ही को क्या वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो। ओके, और उसमें क्या है, और क्या लिखा, समटाइम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट पर भी ट्रांसफर कर सकता है डिपार्टमेंट ए, और क्या डिपार्टमेंट ए वेरिएबल कॉस्ट प्लस और उसमें फिक्स कॉस्ट को भी ऐड करके ट्रांसफर कर सकता है। तो ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पर। ओके, एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस, और कॉस्ट प्लस में क्या समझाया था, कॉस्ट प्लस मतलब जो टोटल कॉस्ट है
टोटल कॉस्ट में प्लस कर दो, कुछ अपनी तरफ से जो भी वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है डिपार्टमेंट ए, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्लस हो गया। क्या लिखे, अंडर दिस मेथड ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स बाय एडिंग और रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल, लिखा है ना, कैपिटल एम्प्लॉय। अब जो भी रीजनेबल रिटर्न वो अर्न करना चाहता है, ठीक है, उसी को इसमें ऐड कर लो जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है। तो क्या लिखा, टू द टोटल कॉस्ट देयर बाय द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट बिकम्स इजी। ओके, देयर बाय द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट बिकम्स इजी। वो सही नहीं, वही बताया जो मैंने पहले समझाया था, वही लिखा है इसमें भी। अब उसके बाद गए स्टैंडर्ड कॉस्ट। अंडर दिस मेथड ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिस पर ट्रांसफर प्राइस को फिक्स करते हैं। क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट being variance is absorbed by transferring division. This method is simple and easy follow, but the constant revision of standard is necessary to regular interval. अब इसमें क्या है, इसे बार बार अगर इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा उसमें, है ना। तो क्या है, तो ये मैंने इसमें ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसमें जो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कभी मैच नहीं करती है। ओके, होगा तो रियल केस में कभी कभार हो गया 1%, 100% में 0.99%, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में कब वो क्या हो जाए, मैच हो जाए, अदरवाइज क्या इसमें वेरिएंस आएगा। ओके, और उसमें क्या लिखा, मार्जिनल कॉस्ट। अंडर दिस मेथड क्या लिखा, अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसमें मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर ट्रांसफर प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। The reason being fixed cost is any case unavoidable and hence should not be charged to the buying division। और क्या है, जो इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो अनअवॉइडेबल होती है, वो तो इनकर्ड होगी, तो उसे क्या है, उसे चार्ज नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए, है ना। इसमें क्या लिखा, hence should not be charged by the buying division, टू द बाइंग डिवीजन से चार्ज नहीं करनी चाहिए। अगर दैट इज वाई द मार्जिनल कॉस्ट विल बी टेकन ए ट्रांसफर प्राइस। इसमें क्या है, इसी कारण क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है ना उसी को ट्रांसफर प्राइस को क्या कंसीडर करते हैं। अब देखो, मार्केट प्राइस एज ए ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस एज ए ट्रांसफर प्राइस, ये मैंने समझाया था ना, जो मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे क्या करना, ट्रांसफर प्राइस को डिटरमाइन करना। अंडर दिस मेथड Under this method, the transfer price will be determined according to the market price prevailing in the market. It acts as a good incentive for efficient production to the selling division, and any efficiency of production and abnormal cost will not be borne by the buying division. The logic used in this method that if the buying division would have purchased the good service from the open market, they would have paid market price, and hence the same price should be paid the selling division. On one of variation of this method is that from the market price that is selling and distribution overhead should be deducted. अब वही बताया था ना, जो सेलिंग ओवरहेड और क्या है उसे क्या कर देते हैं, मार्केट प्राइस में से डिडक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये था मार्केट प्राइस का, ठीक है। और क्या नेगोशिएटेड प्राइस में क्या है, नेगोशिएटेड प्राइस में क्या करता है, नेगोशिएट करता है, क्या करता है, नेगोशिएट होता है इसमें, कम ज्यादा जो मार्केट प्राइस उससे कम, जितना भी कम हो सके उतने में खरीदना चाहेगा कौन, डिपार्टमेंट ए, जो होता है कौन, रेसिपिएंट डिपार्टमेंट। ओके, करेगा नेगोशिएटेड प्राइसिंग में अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस में बी फिक्स थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन द सेलिंग एंड बाइंग डिवीजन। समटाइम इट मे हैपन दैट the concerned product may be available in the market at a cheaper price than charged by the selling division. In this situation, the buying division may tempted to purchase the product from outside seller rather than the selling division. अब क्या है, समटाइम क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो डिवीजन होता है, जो सप्लायर डिवीजन होता है उसके जो ट्रांसफर कर रहा होता है किसे, रेसिपिएंट, उससे कम में होता है। तो उस केस में क्या करेगा, जहां पर क्या है, रेसिपिएंट डिपार्टमेंट को जहां से कम मिलेगा, मार्केट प्राइस क्या उससे कम में मिल रहा है, तो क्या करेगा, मार्केट प्राइस से परचेज करेगा, इजंट इट। तो यही है इसका मतलब, नेगोशिएट करना। ओके, और अल्टरनेटिवली क्या था, सेलिंग डिवीजन में नोटिस दैट इज आउटसाइड मार्केट द क्या प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए हायर प्राइस बट द बाइंग डिवीजन इज नॉट रेडी टू पे द मार्केट प्राइस। और क्या है,
मार्केट डिवीजन क्या है, मार्केट प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं होगा। हियर द सेलिंग डिवीजन में भी reluctant to sell the product to buying division at a price which is less than the market price। अब यहाँ क्या reluctant मतलब वो क्या होगा, अग्री होगा उससे प्राइस जो मार्केट प्राइस है उससे कम में सेल करने के लिए। ओके, तो ये क्या था, नेगोशिएटेड प्राइसिंग मेथड था। अब प्राइसिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और प्राइसिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने पहले भी समझाया था। अब इसे एक जो मेथड है इसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, इसे सेल्फ रीड आउट करो। और क्या है अब, so today I have just covered theoretical portion of transfer pricing. Okay, so I think it is enough for today. From next class I am going to cover practical problems of transfer pricing. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.